नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। 50 साल पुराने प्रेमी और प्रेमिका के जोड़े के संबंध में खटास की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और चाइना के संबंध के बारे में। भाई, चाइना की प्रेमिका ही तो है पाकिस्तान, जो भी चीन कहे वो मान लेती है मोहतरमा। अब लंबे समय से जो संबंध थे इसमें खटास की शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटना घटित हुई, सीपैक से संबंधित घटनाएं घटित ऐसी हुई कि जिसके बाद चीन अब पाकिस्तान को छोड़कर भागने लगा है। लेकिन जाते जाते उसने एक नई प्रेमिका ढूंढ ली है जिसका नाम है नेपाल। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था चीन, अब उसी तरीके से नेपाल के अंदर भी नए नए प्रोजेक्ट्स के तहत नेपाल के पर कब्जे की कोशिश कर रहा है चीन, जिसके माध्यम से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। खैर, लंबे समय से पाकिस्तान से जो दोस्ती थी, जो पाकिस्तान से संबंध थे चीन के, उसका भी यही कारण था कि भारत को किसी तरीके से घेरा जाए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान तो खैर अलग हुआ, लेकिन जो काम पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, शायद वो काम अब नेपाल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि भारत को चीन के हाथों घिरवाने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये मुंगेरी लाल के सपने देख लो, देखने में तो कोई बुराई है नहीं भैया। तो आज मैं आपको जो न्यूज बता रहा हूं वो इसी संबंधित है कि किस तरीके से नेपाल और चीन के जो संबंध है वो परवान चढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए इस न्यूज की मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, राइजिंग नेपाल करके एक अखबार है जिसने एक न्यूज पब्लिश की, जिसने बताया कि चाइना पॉजिटिव टू रीओपन 14 ट्रेड रूट्स। देखिए, नेपाल और चीन के बीच में जो व्यापार होता है, जो चीज़ों का आदान प्रदान होता है, उसके लिए 14 रूट्स हैं, यानी 14 रास्ते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो पूरा का पूरा नेपाल है वो हिमालयन क्षेत्र में बसा हुआ है। तो जो माउंटेन पासिस हैं, उन माउंटेन पासिस के थ्रू चीन और नेपाल आपस में ट्रेड करते हैं। कोविड से पहले यहाँ पर ट्रेड हुआ करता था, लेकिन जैसे कोविड आया उसके बाद चीन और नेपाल ने इन रूट्स को बंद कर दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है नारायण काजी श्रेष्ठ, वो चीन के दौरे पर गए थे और उनकी आपस में कुछ बात हुई चीन के राष्ट्रपति से, और उसके बाद दोबारा से जो 14 ट्रेड रूट्स हैं उनको रीओपन कर दिया गया। यानी कि जो संबंध है वो परवान चढ़ने लगे हैं चीन और नेपाल के, यानी कि नेपाल धीरे धीरे भारत को दरकिनार कर रहा है। भारत ने कई बार कहा है कि जो आपके यहाँ पर चीन BRI के तहत, मैं आपको बता दूं BRI की फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके तहत जो आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए एक दिन घातक होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जो BRI है, जिसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये है क्या? इसके थ्रू चीन जो है दुनिया को आपस में कनेक्ट करना चाहता है अपने देश से, थ्रू रोड नेटवर्क और थ्रू रेल नेटवर्क। लेकिन दोस्तों, मैं आम भाषा में कहूं, भारतीय की भाषा में कहूं तो ये BRI प्रोजेक्ट कुछ नहीं है। इसके थ्रू चीन क्या करता है, गरीब देशों को सस्ते दामों पर लोन देता, भारी भरकम लोन देता है। जब वो लोन नहीं चुकाया जाता तो उस देश पर कब्जा कर लेता है। जिस तरीके से श्रीलंका पर कब्जा किया, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा किया, इसी तरीके से नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है चीन। अब सवाल उठता है कि एकाएक चीन नेपाल पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? तो आइए, उसके दो कारण हैं दोस्तों। पहला जो कारण है वो कारण है दोस्तों, देखिए, ये जो सीपैक है ये बेसिकली भारत के हिस्से से भारत के अभिन्न अंग, जिस पर पाकिस्तान ने कुछ समय से कब्जा किया हुआ है, जिसको हम आम भाषा में PO कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, वहां से निकल के जा रहा था सीपैक। मतलब इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग 65 अमेरिकन बिलियन डॉलर है। बिना भारत से पूछे चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस सीपैक पर काम कर रहे थे। मतलब भारत के क्षेत्र में प्रोजेक्ट बन रहा है और भारत से पूछा नहीं जा रहा है। अब इस सीपैक में क्यों चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तो उसका कारण मैं बताता हूं दोस्तों। सीपैक के माध्यम से, क्योंकि सीपैक ये POK का हिस्सा है, यानी कि यहां पर पाकिस्तान की आर्मी रहती है, पाकिस्तान के आतंकवादी रहते हैं, आर्मी ना कहकर मैं आतंकवादी कहूंगा। सीपैक और इधर अक्साई चीन पर चाइना कब्जा है, दोनों के थ्रू अटैक करके भारत के इस कश्मीर वाले हिस्से को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। मतलब नॉर्थ वाले हिस्से को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। मतलब चाइना चाह रहा था कि कश्मीर वाला हिस्सा अगर पाकिस्तान को मिल जाएगा तो पाकिस्तान की आर्मी इजीली हमें अरुणाचल प्रदेश और जो भूटान वाला हिस्सा है उस पे अटैक करेगी। अगर हम भारत पर तो उसमें मदद करेगी। तो यानी कि एक तरीके से नॉर्थ वाले हिस्से को पाकिस्तान को दिलाना चाह रहा था चीन, और इसके माध्यम से बाकी जो अन्य देश हैं, खाड़ी देश है, उसमें ट्रेड में सुविधा मिलेगी चीन को। तो मतलब इस हिस्से पर कब्जे की कोशिश कर रहा था। लेकिन एकाएक क्या होता है, कुछ दिन पहले सीपैक के ग्वादर पोर्ट पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें भी चीन ने कहा यह हमला जो है भारत ने कराया है। उस पर आतंकवादियों ने हमला किया, इसमें चीनी नागरिकों की मौत हुई। तो एकाएक भाग गया भैया, भाग कर निकल गया।
इसने कहा अपनी जान प्यारी तो छोड़ दो, इन्होंने सीपेक को बीच में छोड़ दिया, अभी सीपेक प्रोजेक्ट बंद है और ये पाकिस्तान से निकल आए। अब इनका ध्यान आया नेपाल पर, तो ये नेपाल में एंट्री कर गए। अब नेपाल में क्यों एंट्री कर गए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें बताया था कि जो तवांग वैली है, तवांग घाटी है, इस पर बेसिकली चाइना ने, एक चाइना का मुखपत्र कहे जाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि हम भारत को अक्साई चीन देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले हमें तवांग घाटी वापस कर दे चीन भारत। अब भैया उनकी थोड़ी है ये वैली, तो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा वो किस लिए मांग रहा था, वो इसलिए मांग रहा है कि तवांग वैली पर और इधर डोकलाम पर, दोनों पर अगर चीन का कब्जा हो जाएगा तो भूटान को साफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, भूटान पर कब्जा करने में आसानी होगी। इधर अरुणाचल प्रदेश को भी चीन अपना हिस्सा बताता है। तो जब देखा कि भारत जबरदस्त रिवर्ट कर रहा है, भारत अरुणाचल प्रदेश पर भी एग्रेसिव हो रहा है, इधर तवांग वैली पर भी एग्रेसिव हो रहा है, इधर आपका डोकलाम पर भी भूटान के सपोर्ट में आता है, तो इसने सोचा कि क्यों ना जो इंडियन आर्मी है, जो चिकन नेक के माध्यम से, मैं आपको बता दूं, ये चिकन नेक एक रास्ता है जो बांग्लादेश और नेपाल के बीच में लगभग 34 किलोमीटर की एक छोटी सी पट्टी है, जिसके थ्रू इंडियन आर्मी बाकी इन 7 स्टेट्स, जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स है, इसमें कनेक्ट होती है, अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचती है, नहीं एलएसी तक पहुंचती है। इसको कट किया जाए, तो इसको कैसे कट किया जाए, इसको कट तब किया जा सकता है जब नेपाल में प्रेजेंस बढ़ेगी, यानी कि धीरे धीरे नेपाल को सस्ते दाम पर लोन देने की कोशिश करो, वो लोन वापस नहीं कर पाएगी, बीआरआई के नाम पर इनके यहाँ प्रोजेक्ट बनाओ, जब ये लोन वापस नहीं होगा, पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, तो नेपाल पर अधिकार कर लेंगे, नेपाल चीन का हिस्सा हो जाएगा, और फिर नेपाल के थ्रू ये वाला हिस्सा हम कट करके, डोकलाम में हमारी प्रेजेंस है ही चीन की, इधर क्या नाम, इंडियन आर्मी को पूरा का पूरा कट कर देंगे, चिकन नेक के थ्रू जाने नहीं देंगे, पूरा का पूरा 7 सिस्टर्स पर हमारा कब्जा हो जाएगा। तो मतलब एक मुंगेरी लाल के सपने देखने की पूरी कोशिश की है, इसी की वजह से अब जबरदस्त तरीके से नेपाल की मदद कर रहा है चीन। और मेरी समझ में आता नहीं कि नेपाल को लाख समझाने के बावजूद, भारत ने नंबर ऑफ टाइम समझाया है कि भाई देख लो आप क्या बुरा हाल हुआ है श्रीलंका का, उसके बावजूद भी नेपाल लगातार चीन के हाथों में जा रहा है। उसका एक रीजन है दोस्तों, आपको याद है केपी शर्मा ओली, वही केपी शर्मा ओली जो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उनके नैन मटक्का हो गए थे किसके साथ, चीन की एक ब्यूरोक्रेट्स थी जो नेपाल में थी, उनके साथ पता नहीं उनकी क्या सेटिंग हुई, जैसे वो मोहतरमा कहते थे केपी शर्मा ओली ऐसी क्या करते थे। उसके बाद उनकी सरकार चली गई, पुष्प कमल दहल अभी जो करंट के प्राइम मिनिस्टर हैं वो गद्दी पर बैठ गए, लेकिन जब उनकी सरकार भी गिरने लगी तो इन्होंने सपोर्ट कर दिया केपी शर्मा ओली ने। तो अब पुष्प कमल दहल जो साहब हैं, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, वो बेसिकली कठपुतली है केपी शर्मा ओली की, और केपी शर्मा ओली कठपुतली है चाइना की, तो जैसा चाइना कह रहा है वैसा केपी शर्मा कर रहे हैं, और जैसा केपी शर्मा ओली बोल रहे हैं वैसा तुरंत ही क्या कौन कर रहा है, पुष्प कमल दहल कर रहे हैं। तो यानी कि नेपाल पूरा का पूरा कब्जे में फंस गया है किसके दोस्तों, चीन के, और ये हमारे लिए हो सकता है घातक सिद्ध हो जाए। क्यों, क्योंकि नेपाल एक हमारा मित्र राष्ट्र रहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मित्र राष्ट्र है, लेकिन जो सरकारें हैं वो थोड़ा सा अपने ट्रैक से भटक गई हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में चीन किस तरीके से नेपाल का इस्तेमाल करता है, हमारे लिए फायदे का सौदा होता है या घाटे का सौदा होता है, इसको आने वाले समय में ही पता लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 की प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, ये सब्जेक्ट्स भी आपको कवर कराए जाएंगे दोस्तों। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी ज्योग्राफी कहां से पढ़ना है, हिस्ट्री कहां से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स कहां से पढ़ना है, इसके लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मटेरियल आपको एक बार मिलेगा, लेकिन उसी को नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज कीजिए तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर भी आपको दिया गया है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए, वहां पर आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप वहां पर मेरा कूपन कोड आर शर्मा फिल करते हैं तो इस कोर्स की सब्सक्रिप्शन फीस में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।